सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के कोट के साथ। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, पार्लियामेंट इज नॉट ओनली अ प्लेस फॉर डिबेट बट इट इज ऑल्सो अ प्लेस फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पीपल्स विल। देखो, इस कोट का जो मतलब है बच्चों, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा जब आपको पार्लियामेंट का मतलब समझ आएगा। देखो, पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट बेसिकली एक इंस्टीट्यूट होता है जहां लोगों की जो विल होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, एमपी और एमएलए के द्वारा। जो एमपी और एमएलए डिसीजन लेते हैं, जो डिस्कस करते हैं, वो समझा जाता है कि वो लोगों की इच्छा है। ठीक है। उसके अलावा पार्लियामेंट वो इंस्टीट्यूट है, वो प्लेस है जहां पे आइडियाज को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है। आइडियाज को एक्सचेंज किया जाता है, डेलिब्रेशन किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। ठीक है। देखो, पार्लियामेंट वो प्लेस है जहां पे हमारे देश की जो है डायरेक्शन तय की जाती है। ऐसे बिल्स बनाए जाते हैं जो हमारे देश की डायरेक्शन को तय करेगा। तो बहुत ही ज्यादा पवित्र प्लेस है, बहुत पवित्र स्थान है हमारा पार्लियामेंट। इसके अलावा जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, जैसे हो गया रूजो, जॉन लॉके, ठीक है, ये जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं ये कहते हैं क्या, कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेस है जहां पे गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी मिलती है। गवर्नमेंट को क्या मिलती है? लेजिटिमेसी मिलती है। कैसे? इन्हीं के वर्डों में बोलूं तो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट गेट द लेजिटिमेसी फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्न विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। तो मतलब क्या कि गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराने का काम भी क्या करती है? पार्लियामेंट करती है। कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो काम कर रही है वो सही है या गलत है, ये कौन प्रोवाइड कराता है? हमारी पार्लियामेंट। मतलब क्या कि पार्लियामेंट जो है चेक एंड बैलेंस लगाने का भी काम करती है। पार्लियामेंट क्या है? एक हमारी डेमोक्रेसी को एक डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी बनाती है। ठीक है। अगर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी, और जब डेमोक्रेसी की क्वालिटी डिग्रेड होती है तो आप सभी को पता है वो अथॉरिटेरियन सिस्टम बन जाता है। ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्लियामेंट का ये कुछ रोल होता है मेरे बच्चों। ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, पार्लियामेंट एक छोटा प्लेस नहीं है, पार्लियामेंट बहुत अच्छा प्लेस है। और यही कुछ हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या? पार्लियामेंट इज नॉट ओनली अ प्लेस फॉर डिबेट। यहाँ पे सिर्फ वो बहस नहीं होती पार्लियामेंट में, यहाँ पे जो लोगों की इच्छाएं हैं, ठीक है, लोगों की जो इच्छाएं हैं उसको समझा जाता है, उसको सुना जाता है और फिर बिल बनाए जाते हैं। तो ये कुछ बोलना चाहते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट से रिलेटेड ऑल्सो हमने सच प्रॉपर डिस्कस नहीं किया है। अब धीरे धीरे ये टॉपिक भी आ रहा है। देखो, द हिंदू अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और रिच सोर्स है। अगर तुमने द हिंदू को अच्छे से कर लिया तो लोग आईएएस का एग्जाम क्लियर कर देते हैं, सीएपीएफ का तो बहुत इजी एग्जाम है। ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी कि सर सिर्फ द हिंदू ही कवर होता है, इंडियन एक्सप्रेस भी थोड़ा सा कवर कर दो, थोड़ा सा पीआईबी भी कवर कर दो। देखो, सारी चीज़ कवर होती है यहाँ पे जब द हिंदू के अंदर, क्योंकि द हिंदू जो पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, जो पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको ऑलरेडी कवर कर लेता है। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करनी है, और वो हम करते हैं और वो हम कर भी रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे। तो आपको चिंता नहीं करनी, अपनी सिर्फ नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करनी है। हर दिन बस तुम्हें ये डिसाइड करना है कि आज का दिन जब एंड होगा तो मैं वैसा नहीं रहूंगा जैसा स्टार्टिंग में था। जैसा सुबह मैंने स्टार्ट करा था वैसे एंड नहीं करूंगा। हर दिन मेरी जो नॉलेज होगी वो बढ़ेगी, और वो जब नॉलेज बढ़ेगी तो एक साल में तुम ऐसे बन जाओगे कि तुम्हें सब कुछ पता होगा, सबके ऊपर तुम्हारे ओपिनियंस होंगे। ओपिनियंस स्टैंडर्ड वाले ओपिनियन, ऐसे नहीं वो जो रील्स देख के जो ओपिनियंस होते हैं वैसे वाले ओपिनियंस नहीं, स्टैंडर्ड वाले ओपिनियन। ठीक है। जो ढंग के ओपिनियन होते हैं, जो अच्छे लोगों के ओपिनियन होते हैं। ठीक है। तो वैसे आपके ओपिनियंस होंगे। तो इसी के साथ यही हमारा एम है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना। इसी के साथ अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट के ऊपर। ठीक है। देखो बच्चों, आप सभी को पता है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, आए दिन न्यूज़ में आता रहता है, पूरा न्यूज़पेपर भरा रहता है इससे, कि जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा होता है। डिस्ट्रप्शन क्या होता है? पहले डिस्ट्रप्शन का मतलब समझ लो। डिस्ट्रप्शन होता है हल्ला गुल्ला करना। ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, क्लास में, ठीक है, तुम क्लास में पढ़ रहे हो, कोई टीचर आ रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा। ठीक है। तो प्रॉपर वे क्या होता है? डेकोरम क्या होता है? डेकोरम होता है कि तुम अपना सीट पे बैठ के हाथ खड़ा करो, तो जब टीचर तुमसे पूछेगा हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, तो तुम बताओगे कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा प्लीज दोबारा इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। ये होता है प्रॉपर डेकोरम। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम अपने दोस्त की साइड देख रहे हो, दोस्त भी देख रहा है, यार नहीं आ रहा समझ, तो क्या करते हो? हल्ला गुल्ला करने लग जाते हो, कि कुछ भी चिल्लाने लग जाते हो, विसल करने लग जाते हो, रुक्के मारने लग जाते हो, ये सारी चीज़ें करने लग जाते हो। तो क्या होता है? ये क्लास क्या होती है? तुम्हारी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। इसे कहते हैं डिस्ट्रप्शन। समझ आया?
यही चीज क्या हो रही है, पार्लियामेंट में हो रही है। और तुमने देखा पार्लियामेंट कितना पवित्र स्थान है हमारा, जहां पे हमारे देश की डायरेक्शन तय हो रही है, ठीक है। वहां पे डेलिब्रेशन डिस्कशन तो एकदम नेसेसरी है, 100% नेसेसरी है, अगर हमारे देश को अच्छी डायरेक्शन में ले जाना है। और हमारे देश का तो एम भी क्या है, हमारे देश को क्या बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं एडिटोरियल क्या कहता है। एडिटोरियल कहता है कि जो डिस्ट्रप्शन है वो बहुत ही आम हो चुका है, जैसे विंटर सेशन में बताया है। विंटर सेशन अभी हुआ था, विंटर सेशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कैओटिक देखने को मिला। अभी हमने वो भी डिस्कस करा था, एडजॉर्नमेंट सिन डाई हो गया था, ठीक है। तो ये जो विंटर सेशन हुआ बहुत ही ज़्यादा कैओटिक था। यहाँ पे एडजॉर्नमेंट्स ज़्यादा हुए। एडजॉर्नमेंट्स क्या होते हैं, डेली जो स्थगित कर देते हैं कि कल देखेंगे, ठीक है। एडजॉर्नमेंट्स ज़्यादा हुए डिबेट से ज़्यादा। यहाँ पे एडिटोरियल में बता रखा है कि एडजॉर्नमेंट ज़्यादा हुए कि कल करेंगे क्लास को, क्लास आज डिस्टर्ब हो गई, क्लास कल करेंगे, एडजॉर्नमेंट कर दिया, ठीक है। डेलिब्रेशन डिस्कशन ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे एडजॉर्नमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह से जो लेजिस्लेटिव वर्क है, जो कानून बनाना होता है, बिल बनाना होता है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। अपोजिशन पार्टी हो गई, ट्रेजरी हो गए, वो सीडीओ पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे फिजिकल अल्टरकेशन हो रहा है और एक्यूज कर रहे हैं कि भाई हमें मारा पीटा। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, पार्लियामेंट में हो रही है। मतलब पार्लियामेंट यहाँ पे एडिटोरियल में अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो यहाँ पे बता रखा है कि पार्लियामेंट एक डेलिब्रेटिव बॉडी से ज़्यादा एक अखाड़ा बन चुका है, ठीक है। फिजिकल अल्टरकेशन यही तो होता है, धक्का मुक्की करना, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है बच्चों, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या, कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेकोरम है, जो हमने देखा क्लास का क्या होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड डेकोरम है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। ये हमारा एडिटोरियल बता रहा है और ये हो भी रहा है, हम सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है बच्चों, क्या, कि ये जो डिस्ट्रप्शन है ये अब तो भाई बहुत कॉमन मेथड बनता जा रहा है प्रोटेस्ट करने का। प्रोटेस्ट करने का बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड बनता जा रहा है डिस्ट्रप्शन, ठीक है। यहाँ पे बताया, कुछ रिवील भी करा है क्या, कि 2007 में सोमनाथ चटर्जी हमारे जो स्पीकर थे उन्होंने बोला क्या, कि ये जो डिस्ट्रप्शन के अगेंस्ट जब स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री रूलिंग लानी थी, कि जो पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन ना हो, ऐसी कोई रूलिंग लानी थी, उस टाइम में सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इंक्लूडिंग जो करंट जो है रूलिंग पार्टी है, ठीक है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, इन सब ने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई, क्रिटिसाइज करा इस रूलिंग को कि भाई डिस्ट्रप्शन के अगेंस्ट रूलिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है बताओ, देखो बच्चों इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो लॉज बनाते हैं, वो डिस्ट्रप्शन को बराबर समझने लग गए हैं डेलिब्रेशन से, डिबेट से, ठीक है। डिस्ट्रप्शन को डेलिब्रेशन के इक्विवेलेंट समझ रहे हैं, इसलिए तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको भी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है। ये चीज़ मीराबाई भी कहती है, मीरा कुमार भी हमारी स्पीकर थी, उन्होंने भी जो अनरूलिंग एमपीज थे, अनरूली एमपी मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रप्शन कर रहे थे, जो रुक के मार रहे थे, जो हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, जो शोर मचा रहे थे, ठीक है, उनको एक्सपेल करना इन्होंने अवॉइड करा। सेम चीज ओम बिरला ने भी यही करी, ठीक है। तो यहाँ पे एडिटोरियल में बताया गया है जो पार्लियामेंट की सिविलिटी थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डेटरेट हो रही है। जो हमारे ग्रेट लीडर जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, ये जो हमारे ग्रेट लीडर थे, ये जो दिखाते थे सिविलिटी, सभ्यता को दिखाते थे, सभ्य म्यूचुअल रिस्पेक्ट को जो दिखाते थे, कहीं ना कहीं ये जो है ये डिग्रेड हो गई है, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखा है, क्या देखो, जब जो वाजपेयी जी और हमारे नेहरू जी हैं, ठीक है, वाजपेयी जी और नेहरू जी ये दोनों अपोजिशन लीडर थे, जब यंग थे दोनों, ये दोनों अपोजिशन लीडर थे, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे को कटु वचन नहीं कहते थे, बुरे वचन नहीं कहते थे, उल्टा सीधा नहीं बोलते थे ये दोनों, ठीक है। तो ये क्या है, यही तो सिविलिटी है, यही तो पार्लियामेंट्री सिविलिटी है, यही तो पार्लियामेंटेरियन सिविलिटी है। ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गई है, क्योंकि हमने अभी एक दो दिन पहले, या कल के तो नहीं, एक दो दिन पहले एडिटोरियल में डिस्कस भी करा था कि कैसे कैसे वचन बोलते हैं, कैसे कैसे शब्द बोलते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस पॉलिटिकल पार्टीज में वोट कलेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को कैसे कैसे ब्लेम करते हैं, जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस तक हो जाते हैं। तो ये जो सिविलिटी है ये हमारी पार्लियामेंट के अंदर, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के अंदर डिक्लाइन होती जा रही है, डेटोरिएट होती जा रही है, ये एडिटोरियल हमारा कहता है, ठीक है। अब देखो रिलेशंस कैसे होते हैं, देखो रिलेशंस कैसे हैं जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है। देखो जो अपोजिशन पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, इन दोनों के जो रिलेशंस है, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्यों मैटर करते हैं, देखो इन दोनों के जो रिलेशंस हैं यही जो है
हमारी डेमोक्रेसी को एक डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी बनाते हैं। अगर रूलिंग पार्टी कोई गलत काम कर देती है, ठीक है, कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, जानबूझ के ना करे, कुछ ऐसा बिल लेके आ गई जो कि लोगों के फेवर में नहीं है, तो अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है कि उसको क्रिटिसाइज करे, ठीक है। क्रिटिसाइज करना कह रहा हूँ, गाली गलौज करना नहीं कह रहा, उसको क्रिटिसाइज करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इनका जो रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना एंटी नेशनलिज्म नहीं में आता है। एंटी नेशनल, एंटी इंडियन नहीं हो तुम अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो। अगर तुम इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो तुम एंटी नेशनल हो, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा याद रखना। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, उनका कुछ का सेल्फ मोटिव भी होता है, ठीक है। जब किसी पार्टी का सेल्फ मोटिव होता है तो तुम उसे क्रिटिसाइज करना बनता भी है, क्योंकि वो देश के फेवर में नहीं भी करे, हो सकता है ये सारी चीजें, क्योंकि ह्यूमंस है, ह्यूमन कब बिचल जाए क्या पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करना जो है एंटी नेशनल नहीं होता। नेशन को, हमारी इंडिया को क्रिटिसाइज करना क्या होगा, ये होगा एंटी नेशनल, ठीक है। ये एडिटोरियल में बताया गया क्या कि जो पॉलिटिकल रिलेशंस है, हमारी रूलिंग पार्टी हो गई, अपोजिशन हो गए, ये कैसा होता जा रहा है, ये होता जा रहा है जैसे जंग होती है, एक दूसरे के बीच में जंग होती है ना, वैसा कहीं का होता जा रहा है। इन दोनों का रिलेशन, एक दूसरे पे विश्वास ना करना, ये सारी चीज, ठीक है। यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी, करंट रूलिंग जो पार्टी है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब अपोजिशन क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए, कोई स्कीम लेके आ गई, कोई पॉलिसी लेके आ गई, कोई लॉ ले, कुछ भी लेके आ गई, कोई स्कीम वगैरह कुछ भी एक्शन कर रही है गवर्नमेंट, अगर वो जो अपोजिशन पार्टी है वो इसको क्रिटिसाइज करती है, जो तो रूलिंग पार्टी क्या कहती है इसे कि ये जो लोग हैं ये क्या है, एंटी नेशनल्स है, ये क्या एंटी नेशनल्स है। देखो ये सारी जो चीजें हैं, ये पार्लियामेंट का जो एसेंस है, चेक एंड बैलेंस वाला, ठीक है, डेलिब्रेशन वाला, डिस्कशन वाला, उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, कर्ब करता है। कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस जो पार्लियामेंटेरियंस का काम होता है, पार्लियामेंटेरियंस का क्या काम होता है कि गवर्नमेंट के बिहेवियर को चेक करे। लेजिटिमेसी कैसे प्रोवाइड होती है, जॉन लॉके ने क्या बोला था, जॉन लॉके ने तो यही बोला था ना कि पार्लियामेंट लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराता है। अब पार्लियामेंट क्रिटिसाइज कर रहा है तो भाई रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है तुम तो एंटी नेशनल हो, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये जो एसेंस है हमारे पार्लियामेंट का, उसको ही कहीं ना कहीं ये करता है, डिग्रेड करता है, ठीक है। और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, वो अपोजिशन अपने आप को बेसिकली क्या अंडरडॉग देखते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि हम ही विक्टिम है। हम विक्टिम मतलब कि जैसे पांडव और कौरवों का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे पांडव थे वो अपने आप को जिस टाइम में देखते थे कि कौरव हैं वो कैसे उनको वो कर रहे हैं, वैसे टाइप में हमारे जो अपोजिशन है वो देखते हैं कि अभी इनका राज चल रहा है तो ये कर रहे हैं, हमारा चलेगा तो हम करेंगे, वैसे टाइप का, ठीक है। ये है अंडरडॉग, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का ये काम ही नहीं है। इसका हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखो कितना प्यारा दे रखा है बच्चों, ये देखो, इसको कोट करना जरूरी, अगर पार्लियामेंट के ऊपर आ जाता है तो इनकी फंक्शनिंग को डिस्कस करते हुए ये सारी चीजें कोट करना, ठीक है, तब नंबर तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे मार्क्स। देखो यहाँ पे बता रखा है क्या कि पीवी नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट थी, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट थी, उन्होंने वाजपेयी जी को, जो कि एक अपोजिशन लीडर थे, उनको यूएन की जो मीटिंग है जनेवा, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा, ठीक है। देखो आजकल के टाइम में हो सकता है क्या ये, आजकल जो है रूलिंग पार्टी जो है अपोजिशन पे भरोसा ही नहीं करती, लेकिन उस टाइम में कितनी अच्छी गुडविल थी हमारे वाजपेयी जी की कि नरसिम्हा राव ने जनेवा में अटेंड करने के लिए भेजा। मतलब इनके जो रिलेशंस थे कि अपोजिशन पार्टी को इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज रखा है रूलिंग पार्टी ने, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और राजीव गांधी जी ने भी ये इंश्योर करा था जब वाजपेयी जी की तबीयत खराब हो गई थी तो उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड कराने का यूएस के अंदर, ठीक है। तो देखो ये क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो लीडर्स थे उनकी कितनी अच्छी गुडविल थी हमारे पास्ट में। ऑल्सो कोई रूलिंग था, कोई अपोजिशन में था, जो भी थे, लेकिन उनकी गुडविल इतनी अच्छी थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल इसका एकदम अपोजिट हो रहा है। एक दूसरे को वो दुश्मन की तरह देखते हैं, एंटी नेशनल जैसे कमेंट करते हैं। जो एक लैंग्वेज होनी चाहिए, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं डेटरेट होती जा रही है। फिजिकल असॉल्ट वगैरह ये बहुत कॉमन हो गया है हमारे पार्लियामेंट में, ये हमारा एडिटोरियल बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी बता रखा है जो एमपीज हैं इनका रोल चेंज होता जा रहा है। देखो एमपीज का बेसिकली रोल क्या होता है, पहले ये समझो बच्चों। एमपीज का रोल होता है डिबेट और डिस्कशन या स्पीच देना पार्लियामेंट के अंदर। एमपीज का मेन रोल ये होता है, ठीक है, क्योंकि हमने एमपीज को चुना क्यों है कि हमारे लिए डिस्कस करो तुम वहां पे जाके, हमारी इच्छा जो हमारे लिए सही है, हमारे लिए बेस्ट है,
उस चीज़ को लेके आओ। और कैसे लेके आओगे उस चीज़ को? जब तुम डिस्कस करोगे, आइडियाज़ को एक्सचेंज करोगे, डेलिब्रेशन करोगे, डिबेट करोगे, ठीक है, तभी तो बेस्ट चीज़ निकल के आएगी। अगर बिना डिस्कशन के, बिना डेलिब्रेशन के कोई भी बिल आ जाएगा तो क्या वो बेस्ट होगा? कभी बेस्ट नहीं हो सकता। जब कोई क्वेश्चन ही नहीं उठाएगा उसके ऊपर, तो उसके अंदर कमियां कैसे ठीक होगी? ठीक है, लेट्स से तुम सोचो बच्चों कि अगर तुम अपने आप को इंप्रूव ही नहीं करोगे, टेस्ट ही नहीं लोगे, ठीक है, अगर तुम टेस्ट ही नहीं लोगे अपना, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कमी कहाँ पे है? ठीक है, तो ये डेलिब्रेशन डिस्कशन क्या होता है? ये होता है एक तरह का टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है अच्छी चीज़ को लाने के लिए। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि जो हमारे पास्ट लीडर्स थे, जैसे राम मनोहर लोहिया जी हो गए, फर्नांडिस जी हो गए, नाथ पाई जी हो गए, ठीक है, ये वो पॉलिटिकल आइकन्स थे जो जाने जाते हैं अपने डिबेट और स्पीचेस के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल उल्टा हो रहा है कि भाई स्पीच के लिए तो कोई जाना नहीं चाहता, कोई कुछ बोल देता है उल्टी सीधी चीज़ें, वो वायरल हो जाती है और उसकी वजह से फिर वो एमपी जाना जाता है। लेकिन अपनी जो क्वालिटी है, अपने स्किल के लिए कोई नहीं जाना जाता। ये चीज़ यहाँ पे एडिटोरियल में बता रखी है। ठीक है, और ये है भी बच्चों। ठीक है, एमपी एमपी को पहले तो कैसे इवेल्युएट किया जाता था? उसकी कुशलता के आधार पे। कुशलता मतलब कि वो कैसे कितना निपुण है स्पीचेस वगैरह देने पे। लेकिन अब जो लोकल इन्फ्लुएंस है उसके आधार पे जाना जाता है कि भाई लोकली कितना फेमस है, उसके आधार पे वो। और लोकली फेमस होते कैसे हैं? डिस्ट्रप्शन करो, स्लोगनिंग करो, और जो पार्टी विप है बस उसको मानो, नहीं तो फिर वो हमारा 10th शेड्यूल लग जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनकी पॉपुलैरिटी के लिए तो अच्छी है, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और देखो मीडिया बैटल के अंदर तो वो रहते ही हैं। क्यों रहते हैं? ताकि पॉपुलर होंगे, ज़्यादा जाने जाएंगे, टिकट मिलेगी, पार्लियामेंट में आएंगे और फिर पैसे खाएंगे और क्या करेंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। ये सारी चीज़ें यहाँ एडिटोरियल में बताई गई, इसको छोड़ के। ठीक है, ये मेरा था जो सबको पता है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो रोल है पार्लियामेंट का गवर्नेंस करने के, क्योंकि गवर्नेंस ही तो करना होता है, गवर्न ही तो करना होता है, वो डिमिनिश होता जा रहा है। यहाँ पे ये बताया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, प्राइम मिनिस्टर का नाम मत लेना बस तुम, अगर ऐसे में कोट करते हो। ठीक है, यहाँ पे एडिटोरियल में बताया गया, क्योंकि एडिटोरियल में बहुत सारे पॉइंट्स जो थे बहुत अच्छे थे, और तो थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल था, क्योंकि लिखा भी जो है पॉलिटिकल पार्टी के ही एक ग्रेट लीडर ने लिखा है, शिशिर थरूर जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत ही रेयरली जो है अटेंड करते हैं सेशन वगैरह, लेकिन हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे वो रेगुलरली अटेंड करते थे। यहाँ पे होता क्या है, देखो ये सारी चीज़ें आगे भी आएंगी, कोई रिपोर्ट वगैरह आएगी पार्लियामेंट की, उसके अंदर एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आती है जिसमें राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, इसकी जो कार्यकारिणी होती है, ठीक है, वो उसके ऊपर रिपोर्ट आती है। उसमें पता चलता है कि कितने आवर किस चीज़ पे डिस्कस किया गया है, कितने आवर कैसी फंक्शनिंग चल रही है लोकसभा राज्यसभा की। वो जब आगे आएगी तो उसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे, क्योंकि उससे ये जो पार्लियामेंट वाला हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे यही बता रखा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द बिल है पार्लियामेंट में आते हैं, करंट रूलिंग पार्टी क्या करती है कि उसको बिना ही डिबेट करे, डिस्कस करे, उसको पास कर देती है। तो जो बिल की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिट्रेट हो जाती है। जो बहुत महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है वो बिना ही डिस्कशन के पास कर दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो यहाँ पे बेसिकली यही बोला है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट का जो की एसेंस है वो डिग्रेड होता जा रहा है। पार्लियामेंट अब सिर्फ एक रबड़ स्टैम्प बन के रह गई है कि जो बिल होते हैं बस उसको पास करने के लिए जो मेजॉरिटी पार्टी है, रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है, मेजॉरिटी पार्टी लेके आती है बिल को, डिस्कशन डिबेट कुछ नहीं करती, सीधा पास कर देती है। बस बिल पास करने का एक जरिया बन गया है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अब खतरे में है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो रोल है वो इरोड होता जा रहा है। ये कुछ यहाँ पे बताया, और आई होप मेरे बच्चों आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, क्योंकि पार्लियामेंट का रोल समझना ज़रूरी है। पार्लियामेंट का रोल हमने समझा, फिर हमने ये समझा कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे जो उसकी क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है। तो क्वालिटी डिग्रेड होती जाती है, मतलब उसका जो रोल है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है। और यही सारी चीज़ हमने समझी। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं बताया क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट एडिटोरियल कोई आएगा जिसमें सॉल्यूशन बताएगा, तो उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि पार्लियामेंट का रोल क्या होता है। अब आपके लिए है पेपर 2 के लिए ये एक टॉपिक। इस टॉपिक को लिखो बच्चों, और एक चीज़ और करा करो, जब आप भेजते हो तो थोड़ा सा आपस में भी एक दूसरे के जो है इवेल्युएट कर दिया करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इवेल्युएट करने से तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी।
तुम्हें पता चलेगा कि दूसरा किस स्टाइल में लिखता है, ठीक है। और कुछ बच्चे जो हैं बहुत रेगुलर लिखते हैं, और मैं देव का नाम लूँ तो मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं होगा। देव बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट लड़का है, बच्चा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखता है। और जो कंसिस्टेंटली लिख रहा है, ठीक है, जो कंसिस्टेंटली लिख रहा है, एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, क्या, कि उसका पेपर टू कोई रोक नहीं सकता, उसका पेपर टू कोई नहीं रोक सकता जो कंसिस्टेंटली लिख रहा है। क्यों? वो पेपर टू नहीं रुकेगा तो पेपर वन वैसे ही नहीं रुकेगा। इस चीज़ को समझ लो। क्यों? क्योंकि वो लिख के अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर रहा है, प्लस क्या कर रहा है, रिकॉलिंग कर रहा है। रिकॉलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है जब हम राइटिंग करते हैं, ठीक है। जो फैक्ट्स वगैरह हैं, जो डेटा वगैरह, वो माइंड में ऐसे रहते हैं जैसे हमने अभी 5 मिनट पहले पढ़े हों, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें वो कर रहा है, तो उसका जो पेपर वन, पेपर टू कोई नहीं रोक सकता, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। और पेपर टू नहीं रुकेगा तो मतलब तुम्हारा इंटरव्यू नहीं रुकेगा, क्योंकि तुम्हें वो सारी चीज़ें जो होंगी, वो सारी चीज़ें एकदम रटी हुई होंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला कहाँ पे, राहुल एक बच्चा था जो 2024 में अभी इंटरव्यू देगा, फिजिकल वगैरह सब हो गया उसका। तो उसने एक हमारा वो जो 10 डेज का एक चैलेंज चलता है, उसने वो बाय करा था, ठीक है, वीडियो वगैरह देखी थी। तो उसका जब मैंने इंटरव्यू लिया, उसने एक इंटरव्यू प्रोग्राम भी ज्वाइन करा था। तो उसके इंटरव्यू में जब मैंने उससे क्वेश्चंस वगैरह पूछे, तो एकदम मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ उससे पहले उसका आंसर चालू। और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो एक कैंडिडेट आंसर करेगा एक CAPF का, वैसे उसने आंसर दिए थे। तो बच्चों यही चीज़ होती है किससे, राइटिंग से। राइटिंग एकदम मस्ट है, करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बिना राइटिंग के सोचो कि हो जाएगा तो आप भूल में है, ठीक है। ये मैं एकदम वैसे कहता हूँ, सच में बोल रहा हूँ, आप भूल में अगर आप बिना राइटिंग सोचते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा प्रमोशन कर लेते हैं। देखो 2 प्रोग्राम है ये, एक है अभ्यास लेखन, ये राइटिंग प्रोग्राम है, ये है हमारा पेपर वन के लिए, ठीक है। ये हमारा पेपर वन के लिए, स्किप मत करना बच्चों, सुनो इसको, ठीक है। ये देखो जो अभ्यास लेखन है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, रिकॉर्डेड है, लाइव है, ठीक है। इसके अंदर टोटल हमारे 25 टॉपिक्स हैं। 25 टॉपिक्स में हर एक चीज़ कवर हो जाएगी डिटेल्ड में, हर एक चीज़ डिटेल में कवर हो जाएगी, ठीक है। पहला लेक्चर स्टार्ट होगा हमारा 5 तारीख से, इकोनॉमिक के ऊपर है, उसके मैं नोट्स बना रहा हूँ, अभी मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगा, देख लेना। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नोट्स हैं इसके, एक बार पढ़ोगे तो पढ़ते ही तुम्हें समझ आ जाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं, वीडियो वगैरह रहेंगी, ये सारी चीज़ें, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। जिस बच्चे को ज़रा सी भी शंका है, ठीक है, इसी बार क्लियर करना है, दोनों प्रोग्राम ले लो बिना सोचे हुए, ठीक है। दोनों प्रोग्राम बिना सोचे हुए ले लो बच्चों, ठीक है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ट्रेजेडी तो अभी नहीं हुई है, ट्रेजेडी तो 84 में हुई थी, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं कि वो जो वेस्ट वगैरह था जो वहाँ पे पड़ा हुआ था, उस वेस्ट को हटा रहे हैं, ठीक है। तो दोबारा से लाइमलाइट में है, 2-3 बार फिर न्यूज़ में आ गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, 3 दिसंबर को, डेट मत याद रखो। उसमें टॉक्सिक मटेरियल कौन सा था इसको याद रखो, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट था। कंपनी किसकी थी? कंपनी एक अंग्रेज की थी, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड लगा लेते हैं और सोचते हैं कि हम पागल बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये अंग्रेज की कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। क्या चीज़ थी, क्या लीक हो गई थी वहाँ पे? एक देखो हुआ क्या था कि ये जो UCIL है, यूनियन कार्बाइड जो एक ये कंपनी है, इसके अंदर से गैस लीक हो गई थी, ठीक है। इसके अंदर से गैस लीक हो गई थी एक, और गैस लीक होने से वहाँ पे 5,000 से ज़्यादा जो है जाने चली गई थी भोपाल के अंदर, ठीक है। भोपाल में आप CRPF वालों का GC भी है, ठीक है। एक बार मैं गया था जब मैं जॉब करता था, किसी काम से गया था, एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो वो मैंने घूमा था अच्छे से। GC बहुत प्यारा है तुम्हारा CRPF वालों, ठीक। तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट है, ठीक है। ये लीक हो गया था, 5,000 से ज़्यादा जो है भोपाल में जाने चली गई थी। फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट ऐसा पहला ये केमिकल डिजास्टर था जो हमने देखा, लेकिन पहला था, आखिरी नहीं था, बहुत सारे उसके बाद भी हुए हैं, ठीक है। ये देखो कौन कौन से हो, थोड़ा सा इसको याद रख लेना, कौन सा कहाँ पे हुआ है, कौन सी गैस कहाँ पे लीक हुई है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, मैच द फॉलोइंग में दे देगा, ठीक है। अमोनिया गैस लीक हुई थी चेन्नई से, ठीक है। एक ये वाला चला था, ठीक है, LG पॉलीमर नाम की, यहाँ से स्टीरीन गैस लीक हुई थी विशाखापट्टनम में। एक तुगलकाबाद गैस लीक हुई थी, ठीक है। वहाँ पे कौन सी गैस लीक हुई थी? क्लोरो मिथाइल फ्राइडाइन, जो भी है वो नाम थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये 3 गैसें लीक हुई थी, ठीक है। इन गैसों का नाम थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग भी बन सकता है यहाँ से, ठीक है। मैच द फॉलोइंग भी बन सकता है कि भाई कौन से इंसिडेंट से कौन सी गैस लीक हुई थी, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि बताओ
कौन सा मिसमैच है, ठीक है। नहीं पता होगा तो घूमते रह जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा ये याद रखना। उसके बाद थोड़ा सा ये देख लो, इसका केमिकल फार्मूला थोड़ा सा याद रखने ना, मिथाइल आइसोनाइट का। कैसी है, वॉलेटाइल गैस है, कलरलेस है, फ्लेमेबल, आग लग जाती है, एक्सप्लोसिव है, धड़ाम से वो होता है, पानी से रिएक्ट करती है, हीट को वो छोड़ती है और प्रोड्यूस करती है क्या, मिथाइलमाइन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। बाकी तो ऐसे ही नॉर्मल है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा देख लेना। और टॉक्सिक है, टॉक्सिक है तभी तो 5,000 लोग मर गए थे, नहीं तो कैसे मरेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, याद ये ज़रूर रख लेना बस, कौन से प्लांट से कौन सी गैस लीक हुई थी और इस मिथाइल आइसोनाइट के बारे में, ठीक है। कैसी गैस है, फ्लेमेबल है नहीं है, एक्सप्लोजिव है नहीं है, कलरलेस है कलर है नहीं है, वो सारी चीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 बच्चों, इसको अटैम्प्ट करो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं तुम्हारे लास्ट के जो 2 रह गए हैं उनको भी चेक करता हूँ, ठीक है। स्कॉर्पियन क्लास, ठीक है। अभी देखो इंडियन नेवी जो है, अभी जनवरी आ गया, 26 जनवरी आने वाला है, थोड़े से दिन बाद आ जाएगा, 24 दिन बाद। तो इंडियन नेवी जो है 3 मेजर जो प्लेटफॉर्म है इसको इंक्लूड कर रही है नेवी के अंदर। वर्कशीर है, वर्कशीर क्या है, 6th और लास्ट स्कॉर्पियन क्लास है। दूसरी सूरत है, सूरत क्या है, प्रोजेक्ट 15B के अंदर एक डिस्ट्रॉयर है। नीलगिरी क्या है, एक फ्रिगेट है, प्रोजेक्ट 17A के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्कॉर्पियन क्लास है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट 75 के अंदर है ये, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, 75 के अंदर। न्यूक्लियर पावर्ड है या नहीं है, बताओ न्यूक्लियर पावर्ड है या नहीं है बच्चों, कमेंट करो, ठीक है। P75 के अंदर आता है, वैसे 2 हैं सबमरीन के मिशन, P75I और P75, ठीक है। P75 को देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबमरीन बनाएंगे, उसके अंदर जो मटेरियल यूज करेंगे वो हमारा देसी होगा, इंडिजीनियस होगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, बाहर से टेक्नोलॉजी वगैरह तो लेंगे ही। किससे लेंगे, फ्रांस से लेंगे, नवल ग्रुप है वहां से, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, किससे ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, नेपाल से नहीं ले रहे, ठीक है। इसके अंदर हमने बोला था 6 लेके आएंगे अपनी जो है सबमरीन, ठीक है। 6 में कौन कौन सी है, इनका नाम याद रखना, ये सारी कौन सी स्कॉर्पियन क्लास है, ठीक है। INS कावेरी हो गई, INS खंडेरी हो गई, INS करंज हो गई, INS वेला हो गई, INS वकीर हो गई, और ये छठी हो गई वगशीर, ठीक है। वगशीर बेसिकली एक मछली का नाम है, सैंड फिश है, प्रेडेटर है इंडियन ओशियन के अंदर, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर पावर है या नहीं, यहाँ पे आंसर आ गया, ये क्या है, डीजल वाली है, ठीक है। डीजल से चलती है, ठीक है, धुआं छोड़ के, धुआं डीजल वाली है हमारी सबमरीन, और एंटी टर्बीडो वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये सारी चीज़ थोड़ी सी याद रखना, इनके नाम थोड़ी सी याद रख लेना, क्योंकि कभी कभार वो 3-4 चीज़ें दे देता है, उसके बाद पूछता है कि इसमें से ये कौन सी क्लास है, वो कौन सी क्लास है। ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर ये सारी चीज़ें आई थी, कौन सी है, स्कॉर्पियन क्लास है, डीजल से चलती है, ठीक है। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इसका आंसर करो। नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रेट कंटेमिनेशन के ऊपर। देखो न्यूज़पेपर के अंदर आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे राइटिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो तुम इस कंटेंट को, ठीक है। तो जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको नहीं लगता कि सर का कोर्स बकवास है, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ जो कंटेंट दे रखा है इसको नोट्स में उतार लेना, अगर ये वाला तुम सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्राउंड वाटर डिग्रेडेशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वहाँ पे ये चीज़ें तुम कोट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो नाइट्रेट कंटेमिनेशन, अभी ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट की जो मात्रा है वो जो सेफ लिमिट होती है उससे एक्सीड हो चुकी है, और 56 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर ये हुआ है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि पेपर 1 में भी पूछ सकता है, पेपर 1 में भी पूछ लेगा, और पेपर 2 में तो इसका जो कंटेंट है एज अ फॉर्डर पॉइंट तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से रीजन है जहाँ पे जो नाइट्रेट का जो कंटेमिनेशन है बहुत ज़्यादा हाई है। देखो याद भी ना रहे तो एक चीज़ याद रख लेना, जहाँ पे खेती ज़्यादा होती है वहाँ पे राजस्थान, कर्नाटका, वैसे तो हरियाणा होना चाहिए लेकिन चलो नहीं है, राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट कंटेमिनेशन डिटेक्ट हुए हैं, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र, तेलंगाना वहाँ पे भी हुए। मानसून आने से क्या होता है, मानसून आने से क्या होता है, देखो चलो इसको मैं बताऊंगा थोड़ा सा। देखो ये नाइट्रेट कंटेमिनेशन, देखो ग्राउंड वाटर का पानी है, ठीक है, ग्राउंड वाटर का पानी है, जहाँ पे जितना कम ग्राउंड वाटर होगा वहाँ पे कंटेमिनेशन ज़्यादा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से सीपेज हो रहा है, नाइट्रेट यहाँ पे आ रहा है, पानी यहाँ पे कम है, तो नाइट्रेट का कंटेमिनेशन ज़्यादा होगा। लेकिन पानी यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ेगा, पानी बारिश से ना बढ़े, बारिश से बढ़ेगा तो फिर वो सीपेज होगा, क्योंकि ऊपर फर्टिलाइजर वाला पानी आ रहा है अंदर, फर्टिलाइजर में नाइट्रेट होता है ना, तो वो वाला पानी आके फिर नाइट्रेट की वैल्यू बढ़ाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि मानसून जैसी रेन आती है, नाइट्रेट का जो लेवल है ग्राउंड वाटर में
बढ़ जाता है। ग्राउंड वाटर में सिर्फ नाइट्रेट ही नहीं, और भी चीज़ें हैं, क्या, फ्लोराइड है और यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम राजस्थान और पंजाब में ज़्यादा पाया है, यूरेनियम का कंटेमिनेशन। और देखो मैंने तुम्हें वो भी बताया था आर्सेनिक वाला, वो भी होता है ग्राउंड वाटर में वेस्ट बंगाल में, जिससे कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है किसकी वजह से, हमारे फर्टिलाइज़र की वजह से, खेतों में यूरिया छिड़कने की वजह से, ठीक है। थोड़ा सा ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। कंसर्न क्या है, क्या डिजीज होता है भाई नाइट्रेट का, नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ब्लू बेबी, या इसे बोलते हैं नेमिया, जो भी है नेमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है किसकी वजह से, नाइट्रेट के लेवल के बढ़ने की वजह से। ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी होती है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। यूट्रिफिकेशन वगैरह होता है, वो सारी चीज़। यूट्रिफिकेशन समझते हो बच्चों क्या होता है, गांव वगैरह में जो बच्चे रहते हैं, तालाब में जाके देखना, वहाँ पे हरी हरी काई सी हो रखी है, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि हरियाली बढ़ रही है, वो हरियाली नहीं है, वो यूट्रिफिकेशन है। उसकी वजह से जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है, वो डाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सूरज की किरणें वो अंदर नहीं जा पाती, पानी के अंदर जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन नहीं बना पाते, उसके बाद जो मछलियाँ है उसके अंदर वो ऑक्सीजन ले नहीं पाती, वो भी मर जाती है। तो पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है यूट्रिफिकेशन की वजह से। होता किस लिए? नाइट्रेट की वजह से, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर शायद 3 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसका आंसर बताओ मेरे को क्या है, ठीक है। समझ आया होगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। लास्ट है आज का हमारा, देखो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी एजुकेशन है वक्त वक्त पे हमारी आंखें खोलती रहती है। कैसे आंखें खोलती है, हमें बताती रहती है कि देखो तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो UDISI जो है एक रिपोर्ट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाली है। यहाँ पे बताया कि जो एनरोलमेंट हो रहा है बच्चों का वो कम डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक साल में 1.22 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे कम हैं इस बार। तो एनरोलमेंट ट्रेंड है एजुकेशन वाले टॉपिक में, इसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप आया है, ठीक है। ड्रॉप आया है किसके अंदर, हमारे एनरोलमेंट के अंदर 2022 से। जो जेंडर में आया है, दोनों जेंडर के अंदर है, बॉयज़ भी ड्रॉप हो रहे हैं, गर्ल्स भी ड्रॉप हो रही है। 4.87%, 4.48%, अराउंड 4% लिख के कर लो, ठीक है। कौन कौन से रीजन है जहाँ पे ड्रॉप आ रहा है? 3 रीजन है, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्यों आ रहा है नहीं बताया, ठीक है। एक और ये जो एक सिस्टम आए, एक यूनिक एजुकेशन आईडी आई है हमारी, ठीक है। देखो ये जो आईडी आई है ये बच्चों को एनरोल करनी पड़ती है, छोटे छोटे बच्चों को भी एनरोल करनी पड़ती है इसमें अंदर। इसमें क्या होता है, वो आईडी डालते ही तुम्हारा जो एजुकेशन का स्टेटस है वो आ जाता है, तो कोई झूठ वूठ नहीं बोल पाएगा। वो सारी चीज़ें हो गई, डुप्लीकेशन हो गया, घोस्ट एंटिटीज हो गई, इसको प्रिवेंट किया जाएगा, ठीक है। और कुछ एजुकेशनल स्कीम्स है, उनका इम्पैक्ट कैसा आया वो बताया, अच्छा सा आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताइए। मेन चीज़ क्या थी? मेन चीज़ थी ये, बाकी ऐसे ही है, ठीक है। मेन चीज़ ये है फॉर्डर पॉइंट। ये है फॉर्डर पॉइंट, किस में यूज़ होगा? ये यूज़ होगा तुम्हारी एस्से राइटिंग में, एजुकेशन के ऊपर आ जाता है। तो इसको नोट कर लेना बच्चों, जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और ये पेपर 1 के लिए कि इसका क्या ट्रेंड है, थोड़ा सा इसको याद रख लेना, कौन निकालता है बस इसको याद रख लेना, ठीक है। तो ये बच्चों ये क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 5 है, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 5 ही है ना, नहीं 4 है, अच्छा 4 है, ये वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसका आंसर तो आपको पता है। तो देखो ऊपर मत जाना, पहले कमेंट करना, ऊपर जाके तुम सही आंसर ही कमेंट करोगे। मुझे चाहिए कि तुम्हारे अंदर रिटेंशन कितनी आई, ये जो लेक्चर सुना तुमने इसमें रिटेंशन पावर कितनी आई, वो चीज़ मुझे चेक करनी है, ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और आज की डिस्कशन में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। वो शेयर करो इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे डिस्कशन।